Hello, welcome. Welcome to my YouTube channel, Sri Chemistry Tuition Classes by Dr. Chatterjee. Today, आज आज मैं लेने वाला हूँ एक लेक्चर ऑन वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। आपको मैं पहले ही लेक्चर में पहले स्लाइड में पहले YouTube वीडियो में बोला था कि मैं डे बाय डे एक के ऊपर मैं रिवाइज करूँगा। मैं जैसे कि हुआ थ्योरी, एमसीक्यू डिस्कशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो एज पर माय प्लान टुडे इज आयनो इक्विलिब्रियम का फर्स्ट पार्ट, वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड आयनाइजेशन। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सो फर्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट्स? व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट्स? सो इलेक्ट्रोलाइट्स is a substance that when dissolved in water produce ions, hence conduct electricity। तो इसका मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रोलाइट्स उसी को कहेंगे जिसको अगर मैं वाटर में डाला और वो डिसॉल्व हो गया, है ना, डिसॉल्व हो गया। खाली डिसॉल्व होने से ही नहीं होगा, ऐसा बहुत सारा चीजें जो डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन डिसॉल्व होने के बाद उसे आयन प्रोड्यूस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आयन्स। और जो आयन्स है कैटायंस एंड एनायंस, और जो कैटायंस है एनायंस है वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, टेक पार्ट इन कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मुझे पता है ये चीज बहुत इजी है। आप लोग सोचेंगे जेई एंड नीट का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो 11th का एग्जाम देने वाले हैं, बोले ये क्या सर पढ़ा रहे हैं, बट मुझे स्टेप बाय स्टेप एक सब्जेक्ट में घुसना पड़ेगा। मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, स्ट्रॉन्ग क्या है, आयनाइजेशन क्या है, ओस्टोल डाइल्यूशन क्या है, तब जाके एक इक्वेशन बनाऊंगा और इक्वेशन के ऊपर मैं काम करूंगा। डायरेक्ट अगर मैं हार्ड में चला गया, डायरेक्ट अगर मैं न्यूमेरिकल में चला गया तो प्रॉब्लम आप लोग को फेस होगा समझने में। हाँ, जो जो अभी शुरू कर रहे हैं उसका, अभी जो हार्ड वर्किंग कर चुके हैं या हार्ड वर्किंग कर रहे हैं उनका लिए ये सब इजी है। तो चलो शुरू करते हैं। तो क्या बोले मैं, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है ना, डिसॉल्व होने से ही नहीं होगा, अभी एक्वा सोल्यूशन होना चाहिए। बी बी केयरफुल कि डिसॉल्व इन वाटर, ये वाटर है, ओके। तो वाटर में डिसॉल्व होना चाहिए और डिसॉल्व होने के बाद उसको आयन प्रोड्यूस होना चाहिए, मतलब आयन्स में डिवाइडेड होना चाहिए। और जो आयन्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ओके। तो यहां पर एमसीक्यू आपको आ सकते हैं कि कोई चार सब्सटेंस आपको दे दिया और आपको बोला कि इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो आपको देखना पड़ेगा, खाली ये पॉइंट पे जोर मत दो कि डिसॉल्व इन वाटर, उसको आयंस भी प्रोड्यूस करना है, साथ में इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में है जैसे है कि हम लोग बोल सकते हैं सोडियम क्लोराइड। जो सोडियम क्लोराइड है वो Na प्लस और Cl माइनस में आयनाइज होते हैं वाटर में। फिर आ जाओ HCl, जिसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये भी वाटर में H प्लस और Cl माइनस में आयनाइज होते हैं। फिर है एक वीक एसिड का नाम है एसिटिक एसिड। ये आप मान के चलो, ये आप मतलब देखो, जो एसिटिक एसिड है वो भी एसिटिक एनायन एंड H प्लस आयन में आयनाइज होते हैं इन इन वाटर में। तो ये सब है, ये जस्ट है एक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब आएंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, अभी इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में तो हम लोग बोल दिए, है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट्स भी कितना टाइप का होते हैं? तो मेनली इलेक्ट्रोलाइट होते हैं टू टाइप का। एक है, एक इलेक्ट्रोलाइट्स है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और एक है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब ये ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है और ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, इसका जो डिवीजन है,
ये डिपेंड करेगा इसका आयोनाइजेशन के ऊपर। मीन्स कितना कैपेबिलिटी है उसका आयोनाइज करने का क्षमता, जिसको हिंदी में बोलते हैं आयोनाइज करने का क्षमता, कितना उसका कैपेबिलिटी है वो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद आयोनाइज होने का। अगर उसमें बहुत ज्यादा है, उसमें अगर वो ज्यादा है, आयोनाइज हो जा रहे हैं कंप्लीटली, उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और जो अभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को हम लोग, ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ये जो जो रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं, ये इरिवर्सिबल। ये समझ में रखो, आपको ये बहुत क्वेश्चन में आता है। इरिवर्सिबल क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, तुरंत वाटर में डाला और वो डिसॉल्व हो गया, साथ ही में कंप्लीटली आयन में सेपरेट हो गया। और वो आयन में फिर से उसका इनिशियल रिएक्टेंट में आने के लिए उसको ये चाहिए, फोर्स चाहिए। फोर्स मीन्स आपको कोई भी एक प्रेशर हुआ, टेम्परेचर हुआ, अदर थिंग चाहिए जो जो फोर्स में वो फिर से बैकवर्ड में आएंगे। तो फर्स्टली इनिशियली ये तो है इरिवर्सिबल रिएक्शन। अभी ले लो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब क्या? इसका जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है वो कम होगा, मतलब कंप्लीटली नहीं होगा। तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं तो ऑलमोस्ट 100% होते हैं अल्फा। तो जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है अल्फा, उसको हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा में। तो अल्फा अगर अप्रोक्सीमेटली 1 है, इज मतलब इक्वल टू नहीं, बट इज मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 है, तो उसको बोल सकते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। बट जहां एक से कम है, मतलब पार्शियली आयोनाइज है, उसको बोलते हैं हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। चलो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में आप लोग बोल सकते हैं कि HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaCl सोडियम क्लोराइड एंड HNO3 नाइट्रिक एसिड। साथ में ये सब मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, वो सबको हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का कैटेगरी में हम लोग डाल सकते हैं। आप आ जाओ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का एग्जांपल, एसिटिक एसिड हुआ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हुआ और कार्बोनिक एसिड H3CO3। आपको मालूम है ये क्यों पार्शियली है? क्योंकि ये आयनाइज होने के बाद भी, समझो मेरा बात, आयनाइज होने के बाद भी जो वाटर में आयनाइज हो गए वो फिर से चला आते हैं रिएक्टेंट में। मतलब इनका जो रिएक्टेंट, मतलब अनआयनाइज्ड फॉर्म एंड आयनाइज्ड फॉर्म, ये दोनों है रिवर्सिबल। मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन ये रिवर्सिबल कंडीशन में होते हैं। रिवर्सिबल कंडीशन, इसीलिए इसको बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। 100% डिसोसिएट नहीं होते हैं ये अगर आप एसिटिक एसिड है जो पानी में डालोगे या एमोनियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डालोगे, तो पानी में एमोनियम भी रहेगा, हाइड्रोक्साइड आयन भी रहेगा, साथ में अनआयोनाइज एमोनियम हाइड्रोक्साइड भी रहेगा। तो ये तो सिंपल बात है ना। अगर ये तो सिंपल बात है ना, अगर मेरा पास, मैं जहां से आया वही मेरा पास हो, तो मैं कोशिश करूंगा फिर से मैं वहां जाऊंगा। सिंपल बात है, क्योंकि एमोनियम हाइड्रोक्साइड सिस्टम में है, आयनाइज नहीं हुआ है, और वो ज्यादा है, और सिस्टम में वो ज्यादा है, और इधर से एमोनियम है और हाइड्रोक्साइड है। तो ये एमोनियम और हाइड्रोक्साइड क्या करेंगे? ये एमोनियम और हाइड्रोक्साइड क्या करेंगे? ये दोनों फिर से रिएक्शन करके फिर से वो रिएक्टेंट में चला जाएंगे। तो इसीलिए बोलते हैं ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है ये पार्शियली आयोनाइज्ड। और कंडक्टिविटी, अगर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के नजर में देखो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वेरी हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, वेरी हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वेरी लो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। सिंपल बात है ना कि वो पूरा उसका जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है वो पूरा आयन में डिवीजन हो गया है, वो है ही नहीं उसका जो रिएक्टेंट है, जो अनआयनाइज्ड फॉर्म है, तो पूरा आयनाइज हो चुके हैं और वेरी स्ट्रॉन्ग है, ये रिवर्सिबल है, इजीली बैकवर्ड में नहीं जाता। तो जितना आयन्स है दे आर वेरी रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इज वेरी हाई फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो क्योंकि नेचर है फुल्ली आयनाइज,
उसी में वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का कंडक्टिविटी लो है। तो मल्टीपल चॉइस भी पूछ सकते हैं, ये जेई का नहीं पूछ सकते, बट एमसीक्यू का जो 11 का बच्चे को पूछ सकते हैं कि ऑप्शन दे दिया कि किसका हाई दिखाएगा किसका लो दिखाएगा कंडक्टिविटी, तो आप लोग के बच्चे याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट में आओ कि फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ आयोनाइजेशन, तो ये भी डिपेंड करता है, ये भी मल्टीपल चॉइस में आते हैं क्वेश्चन, हम लोग मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराऊंगा, पहले थोड़ा थ्योरी पढ़ा लेता हूं कि फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ आयोनाइजेशन, ये जो आयोनाइजेशन होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हो, ये जो आयोनाइजेशन हो रहे हैं कौन सा फैक्टर में डिपेंड्स है। फैक्टर मतलब समझ लो आप इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, फैक्टर मतलब समझ लो आप सॉल्वेंट का नेचर क्या है, फैक्टर का मतलब समझ लो आप इसका सोल्यूट का नेचर क्या है, या सिस्टम का टेम्परेचर कितना है। तो फर्स्ट पॉइंट में आता हूं, कीप इन माइंड फर्स्ट पॉइंट में आता हूं हम लोग, होता है नेचर ऑफ सोल्यूट। आपको पहले ही बोला जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स बेस एंड सॉल्ट आयोनाइज कंप्लीटली, which ones did not do not, मतलब क्या बोल रहा है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है बेस या सॉल्ट है वो कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं, तो क्या बोलते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट, जहां जो वीक वंस है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है वो आयोनाइज नहीं हो सकते हैं फुल्ली। दूसरा है सेकंड पॉइंट है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, क्या है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, होता है कि पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर इनहैंस आयनाइजेशन, जितना पोलर सॉल्वेंट है उस वो क्या करेंगे इनहैंस करते हैं आयनाइजेशन, मैं बाद में पढ़ाऊंगा क्यों करते हैं, क्योंकि आप एक पॉइंट याद रखो अभी, पोलर सॉल्वेंट और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, पोलर सॉल्वेंट और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो पोलर सॉल्वेंट और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और ये एनहांस आयनाइजेशन का एक बहुत अच्छा रिलेशन है, मैं नेक्स्ट में करा रहा हूं, नेक्स्ट आप लगे रहो। और आपको अगर ऐसा ही यूट्यूब ऐसा ही वीडियो चाहिए मैं रोज डालूंगा, अगर आपको वॉच करना है पढ़ाई करना है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब करो मेरा चैनल और मुझे सपोर्ट करो, शेयर करो, बेल आइकॉन लाइक करो, बेल आइकॉन को क्लिक करो, जो आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो मुझे लगता नहीं कि ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है, आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं मुझे। तो ये सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तो पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर इनहैंस आयनाइजेशन। नेक्स्ट आ जाओ कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन में क्या है ना, ठीक समझो, डाइल्यूशन इंक्रीज आयनाइजेशन स्पेशली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ये भी एक क्वेश्चन है, बोलेंगे सर अगर डाइल्यूशन इंक्रीज आयनाइजेशन ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा हो मेरा पास अगर ज्यादा हो कोई भी चीज वाटर में, वो फुल्ली आयनाइज होगा, फुल्ली मतलब आयनाइज हो जाएगा, ज्यादा है नहीं। आप एक एग्जाम्पल सोचो, आप सोचो, मैं कोशिश कर रहा हूं लिखने के लिए, आप एग्जाम्पल सोचो, एक यहां पर एक आप एग्जाम्पल सोचो, सोचो कि 2 ग्राम आपके पास सॉल्ट है, ठीक है, 2 ग्राम आपके पास सॉल्ट है, वो 2 ग्राम सॉल्ट आप 5 ml, एक में 5 ml वाटर में डिजोल्व किए और एक में आप 20 ml वाटर में डिजोल्व किए, सोच लो, बट स्पेशली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट बोला है, फिर भी मैं यहां पर सॉल्ट ही ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। अब अब देखो, अब 2 ग्राम सॉल्ट है 5 ml वाटर में, वही 2 ग्राम सॉल्ट है या 2 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट्स है 20 ml वाटर में, आप बोलो कॉन्सेंट्रेशन किसमें ज्यादा होगा, स्पेशली पहला वाला में, क्योंकि 2 ग्राम है 5 ml वाटर में और ये 2 ग्राम सॉल्ट है 20 ml वाटर में, इसमें कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, डाइल्यूशन ज्यादा है। तो पॉइंट क्या बोल रहे हैं, डाइल्यूशन इंक्रीजेस आयोनाइजेशन, डाइल्यूशन इंक्रीजेस आयोनाइजेशन, इसका मतलब जब वो कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट्स को हम लोग वाटर में डालते हैं और वाटर का अमाउंट अगर ज्यादा हो, ठीक से समझे पॉइंट, वाटर का अमाउंट अगर ज्यादा हो तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स इजीली आयनाइज होते हैं, और जो दो आयन्स का बीच में जो एक इंटरेक्शन आ रहे हैं, जो दो एनायंस और कैटायंस के बीच में जो इंटरेक्शन आ रहे हैं, वो जो इंटरेक्शन है वो डाइल्यूशन के लिए, ज्यादा वाटर के लिए
दोनों में जो जो अट्रैक्शन भाव है वो थोड़ा कम होते हैं और इजीली वो फ्लो करते हैं सिस्टम में। अगर हाई कॉन्सेंट्रेटेड हो, समझो मेरा बात, अगर हाई कॉन्सेंट्रेटेड हो मतलब पानी थोड़ा कम है, 5 ml पानी है और 2 ग्राम में सॉल्ट डाला, तो क्या है वो जो सॉल्ट का एनायन है या उस एसिड का जो इलेक्ट्रोलाइट का जो कैटायन एनायन है इजीली अपने आप में छोटा सा, मतलब तो छोटा में है ना, जो हाई में है ना, ये भी इसके सामने आ जाएगा, ये भी सामने आएगा, धीरे धीरे फिर से क्या करेगा ना, वो फिर से वो अपना ओरिजिनल स्टेट में आने के लिए कोशिश करेगा, क्योंकि वही उसी में तो आया था। जैसे मान लो पेन, ये पेन है, ये है CH3COOH, ये इसको ये वाटर में डिसॉल्व करके ये हो गया, ये हो गया CH3COO नेगेटिव, ये हो गया H पॉजिटिव। बट अगर मेरे पास वाटर कम हो, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेटेड हो, ये देखो देखो देखो, प्रैक्टिकल समझा रहा हूं, सामने सामने आ रहा है, फिर से बन जाएगा। एक फोर्स काम करते हैं, फोर्स काम करते हैं उसमें। मतलब क्या, मोबिलिटी ऑफ आयंस, मोबिलिटी ऑफ आयंस, अगर 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 सॉल्वेंट कम हो तो मतलब हाई कॉन्सेंट्रेटेड हो, मोबिलिटी ऑफ आयंस का थोड़ा फोर्स आते हैं, मोबिलिटी आयंस कम हो जाते हैं। लेकिन अगर वही वही एसिटिक एसिड CH3COOH अगर हाई वॉल्यूम में हो तो डीआयोनाइज होने के बाद ये फ्लो, जो फ्लो है वेरी इजीली वो फ्लो कर सकते हैं एक जगह से एक जगह, क्योंकि बहुत ज्यादा है। तो ये आपको समझ में आ गया कि अगर डाइल्यूशन ज्यादा हो तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन मतलब अच्छा होते हैं, इंक्रीज होते हैं। ठीक है, अब आ जाओ, वेट, अब आ जाओ फोर्थ पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहे हैं, फोर्थ पॉइंट में आ जाओ। फोर्थ पॉइंट बोल रहे हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या बोल रहे हैं ना, कि टेम्परेचर बोल रहे हैं हायर टेम्परेचर जनरली इंक्रीज आयनाइजेशन। कैसे, ये भी सेम थिंग हुआ। आप लोग देखे हो कि ये सिंपल एक, आप समझ लो ना, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, वो जो सॉलिड है, वो जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, डिसॉल्व हो रहा है, उनका एक एनर्जी मिलता है, जो एनर्जी मिलता है उनका अंदर, हीट से जो एनर्जी मिलता है उनका अंदर, तो मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी हाई होते हैं। अगर आयनिक मोबिलिटी हाई है तो आयनाइजेशन अच्छा होते हैं। मतलब ऐसे हम लोग बोल सकता हूँ, हीट होने से, हीट टेम्परेचर होने से जनरली जो आयनाइजेशन है वो अच्छा होते हैं, ये आप याद रखो। अब नेक्स्ट है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। अब क्या है, ओस्टवाल्ड भी देख रहा है कि ये तो जितना सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग, जितना एसिड है स्ट्रॉन्ग, वो तो वाटर में मतलब एक्वा सॉल्यूशन में डालो और ये तो डिसॉल्व हो जा रहा है। ओके, अब डिसॉल्व नहीं हो रहा है, डिसॉल्व होने के बाद कंडक्टिव, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी भी दिखा रहे हैं। ऐसा भी नहीं, वो फिर देखा कि ये जो डिसॉल्व हो रहे हैं ये कॉन्सेंट्रेशन के साथ भी डिपेंड करते हैं। कैसे, कितना कॉन्सेंट्रेशन है इसका, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स का, और कितना वॉल्यूम है उसके साथ भी डिपेंड करते हैं। तो इस सब के बारे में वो रिसर्च करना चालू किया। ओस्टवाल्ड, ओस्टवाल्ड एक केमिस्ट था, जर्मन केमिस्ट था, उसको 1909 में नोबेल भी मिला। किसका ऊपर ना, नोबेल मिला कैटालिस और केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर इसको एक नोबेल मिला है 1909 में। तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या बोल रहे हैं ना, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ये बोल रहे हैं जे explain the relationship between the degree of ionization alpha, degree of ionization alpha of a weak electrolytes and its concentration। वो जैसे भी करके वो एक रिलेशन बनाने का कोशिश किया, किसके में ना, जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का और कॉन्सेंट्रेशन का। वो बोल रहे हैं चला कितना कितना कॉन्सेंट्रेशन होने में डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होते हैं, ये भी मैं एक बार एक्सप्लेनेशन करता हूं। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसी को बोलते हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। इसका ऊपर जो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, आयनाइजेशन, मैं नेक्स्ट क्लास में इसका एमसीक्यू और न्यूमेरिकल कराऊंगा, क्योंकि एक क्लास में मैं सोचा कि आज हो जाएगा, बस ये रेडी करते करते मेरा थोड़ा टाइम हो गया।
तो नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहो। नेक्स्ट मतलब 24 आवर्स में एक मैं वीडियो डालता हूँ, तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप रेडी रहो इनका ऊपर न्यूमेरिकल करने के लिए। मैं कोशिश करूंगा इसी में करने के लिए, अगर नहीं हुआ तो बोर्ड में, पीछे बोर्ड में आपको मैं समझाऊंगा। तो फिर से समझो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड कौन है ना, एक जर्मन केमिस्ट है, और 1909 में उनको नोबेल भी मिला है, किसका ऊपर ना, यही केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर। और ये वो एक रिलेशन बनाने का कोशिश कर रहा है, किसका ऊपर ना, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड इस कॉन्सेंट्रेशन का ऊपर। ठीक है, अब आ जाओ मेन। तो वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि के जो आयनाइजेशन कांस्टेंट है इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। आप लोग ये देखो, मैं इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी समझाया हूं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट स्लाइड में, तो जस्ट वॉच करो। ओके, तो ओस्टवाल्ड क्या बोल रहे हैं कि के मींस आयनाइजेशन कांस्टेंट। क्या है, आयनाइजेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, और सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर। सी है कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर। ओके, अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब समझो, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन पहले ही बोल दिया कि फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए उसको सेटअप करना है। तो कीप इन माइंड, जब भी आपको न्यूमेरिकल देगा, या अब इसका ऊपर न्यूमेरिकल आप कराएंगे, या न्यूमेरिकल आप देख रहे हो, अभी भी देख सकते हो आप अपना बुक में, तो पहले ही तो आप न्यूमेरिकल देखो। कल भी बोला था मैं, पिछले यूट्यूब का वीडियो में बोला था, पहले आपको समझो उस न्यूमेरिकल को, पहले आप समझो कि उसमें क्या क्या टर्म यूज किया है। देखो, अगर बोल दिया आयनाइजेशन कांस्टेंट, इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा ये आयोनिक इक्विलिब्रियम से हो सकता है क्वेश्चन। और अगर बोल दिया डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, आपको समझ जाना कि ये 100% ये ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन से लाया है, और आपको सेटअप करेंगे। और भी एक बात है कि अगर आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाने आते हैं, अगर आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाने आते हैं, तो ये बहुत इजी है आपको वो जो फॉर्मूला है वो याद रखने के लिए। तो मैं तो अभी जस्ट ये वर्बली बोल रहा हूँ, मैं तो वर्बली बोल रहा हूँ ये एक्सप्रेशन, बट इसको मैं प्रूव करूंगा कैसे आया। तो ये आप याद रखो, के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, जहां सी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन का क्या है, मोल पर लीटर, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, के क्या है, आयनाइजेशन कांस्टेंट। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हम लोग पता है, मैं बोला था स्ट्रॉन्ग के लिए अल्फा इक्वल टू 1, वीक के लिए अल्फा एक से कम है तो हम लोग नेग्लिजिबल सोचते हैं, बट 1 सोच लेते हैं। हम लोग बोलते हैं इसको 1, क्योंकि छोटा है अल्फा बहुत, तो इसको हम लोग 1 समझ लेते हैं, तो 1 बोलते हैं। तो क्या हुआ, एक्सप्रेशन क्या हो गया, हम लोग बोल सकते हैं के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। याद रखो, ये के मींस आयनाइजेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन इंटू अल्फा स्क्वायर, कॉन्सेंट्रेशन इंटू अल्फा स्क्वायर। ओके, इसको अगर मैं आप उल्टा करके लिखोगे, मतलब ये अल्फा को अगर आप लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ और इसकी स्क्वायर को हटा दो, तो क्या होगा, रूट ओवर के बाई सी, रूट ओवर, देखो रूट ओवर के बाई सी। तो ये में अगर के कांस्टेंट है, इसमें मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो कॉन्सेंट्रेशन के साथ इनवर्स प्रोपोर्शनल है। क्या, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा, देखो अल्फा इक्वल टू रूट ओवर 1 बाई सी, के को कांस्टेंट सोचो, मतलब अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कम होगा, इनवर्सली अगर कॉन्सेंट्रेशन कम है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ओबियसली ज्यादा होगा। इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन अगर कम है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कम है। बस ये याद रखो, वेरी इजी, सिंपल सिंपल सा याद रखो। अभी ये तो हो गया कॉन्सेंट्रेशन के साथ। कभी कभी आईआईटी बा जेई में नीट में पूछ लेते हैं कि ये जो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन थ्योरी है, ये वॉल्यूम के साथ क्या है, वॉल्यूम के साथ डायरेक्ट पूछेगा नहीं, वॉल्यूम के साथ एक न्यूमेरिकल दे देगा। न्यूमेरिकल में पता है, न्यूमेरिकल में क्या बोलेगा, न्यूमेरिकल में बोलेगा कि मान लो कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स है, मतलब
जो वॉल्यूम है, एक अमाउंट वॉल्यूम दे देगा, उसमें बोलेगा कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो फिर बोलेगा क्या रिलेशनशिप होते हैं बताओ। तो आपको ये भी रिलेशनशिप याद रखना है कि रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन एंड डाइल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन एंड डाइल्यूशन ऑफ ओस्टोल डाइल्यूशन में, थ्योरी में, इक्वेशन में क्या हो सकते हैं। तो हम लोग को पता ही है जे द कॉन्सेंट्रेशन C इक्वल टू 1/V, ये पता ही है ना। कैसे पता है? आप बोले कि सर आप खाली बोल देते कि पता है पता है पता है, जो 11th के बच्चा देख रहे हैं उसको बोल रहे हैं, आपको तो बोल देते कि सबको पता है, सबको पता है C इक्वल टू 1/V। अरे भाई नॉर्मल बात है, सिंपल। 2 ग्राम नमक लो, 10 ml वाटर में डालो, 2 ग्राम नमक लो, 10 ग्राम वाटर में डालो, और फिर वही 2 ग्राम नमक लो और 100 ml वाटर में डालो, और देखो क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वॉल्यूम। जितना वॉल्यूम बढ़ता है, जितना वॉल्यूम बढ़ता है वाटर का, है ना, उतना उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। अब अगर आप 1 ml वाटर में अगर 1 ग्राम सॉल्ट डालोगे, वो जो सॉल्यूशन जितना कॉन्सेंट्रेटेड होगा, और 1 ग्राम सॉल्ट को अगर 10 ml वाटर में डालोगे, होगा क्या? नहीं, कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। तो वॉल्यूम अगर बढ़ते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। अभी इसी को अगर हम लोग उसमें डाल देते हैं, आप जाओ मेरे पीछे का स्लाइड में जाओ, वहां पर हम लोग क्या बोला हूं, K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। तो C को मैं रिप्लेस कर दिया 1/V से, तो V नीचे आ गया। तो अभी क्या होगा, रिलेशनशिप क्या हो गया, K इक्वल टू अल्फा स्क्वायर by V 1 minus alpha. अभी same thing for electrolytes, alpha is very small, so we can say कि 1 minus alpha equal to 1। तो हम लोग क्या नेक्स्ट में क्या बोल सकता हूं, K इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाई V। सिमिलरली, तो अब देखो इसी को हम लोग बोल सकता हूं, अगर अल्फा को हम लोग K और V जो क्या है कि कॉर्नर का इंटू कर दिए, तो K भी हो गया, अल्फा स्क्वायर हो गया अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू बोल सकता हूं रूट ओवर के भी। देखो इसमें क्या हो रहा है, ये अल्फा में क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा था, उसमें हो रहा था आपका कि अल्फा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन है, पर इधर देखो अल्फा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, मतलब वॉल्यूम डाइल्यूशन जितना ज्यादा होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, उतना ही अच्छा उसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होगा, वो याद रखना। तो अगर मैं एक लाइन में मैं आपको बोलूं तो क्या बोल सकता हूं, अल्फा इज इक्वल टू रूट ओवर, अल्फा इज इक्वल टू रूट ओवर के बाई सी इज इक्वल टू रूट ओवर के इंटू वी। बस ये याद रखना। फिर से रिकॉल कर रहा हूं, आप लोग भूलो मत कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम और डाइल्यूशन, याद रखो भूलो मत। नेक्स्ट स्लाइड देखो, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ओसवाल्ड डाइल्यूशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में करा रहा हूं। अब वो जो फॉर्मूला है, वो जो फॉर्मूला आप करेंगे, वो जो फॉर्मूला है उसको अगर आपको सेटअप करना है, फिर से बोल रहा हूं, जो फॉर्मूला है K इज इक्वल टू, है ना, K इज इक्वल टू रूट ओवर K बाई C, उसको अगर आपको करना है तो इसका मैं अभी एक्सप्रेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करा रहा हूं। आप लोग सोचो, कंसीडर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, आप सोचो AB एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, AB क्या है, AB एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, AB एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, और ये AB क्या हुआ, A प्लस B माइनस में आयोनाइज हो गया वाटर में। अब सोचो, हो गया। अब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एबी का क्या है, C मोल पर लीटर। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है एबी का, C मोल पर लीटर। ओके, अभी क्या करना है कि जो C मोल पर लीटर, तो फिर से देखो कैसे आप मैं सेटअप कर रहा हूं, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया AB जो वाटर में आयोनाइज हो गया, A प्लस और B, A प्लस और B माइनस में। नेक्स्ट में देखो क्या हो रहा है, अभी अभी आप लोग थोड़ा ये करो, थोड़ा ठीक से देखो इसको, ठीक है, क्योंकि मैं बोर्ड में नहीं करा रहा हूं, ये मैं इसमें करा रहा हूं। आप लोग देखो बोर्ड में और अच्छा होता, बट आप लोग इसमें भी आप देख सकते हैं। आप लोग देखो, अब देखो
कि इनिशियली ये ए बी स्पेसिस है, ओके, इनिशियली ए बी का कॉन्सेंट्रेशन क्या था, सी, है ना। उस टाइम जब इनिशियली ए बी का कॉन्सेंट्रेशन सी था, उस टाइम जो ए प्लस जो आयन, एक आयन का था 0, दूसरा आयन का भी 0 था। तो क्या हुआ, इनिशियली मतलब मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन दोनों का 0 है, जो आयनाइज हुआ ही नहीं है, T इक्वल टू 0, आयनाइज तो हुआ ही नहीं है ना। अब इनिशियली तो कॉन्सेंट्रेशन सी है ना उसका, जब 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 आयनाइज शुरू हुआ ही नहीं है, तो सी ए बी का हुआ वो 0 0। अब मान के चलो इक्विलिब्रियम में, जब वो इक्विलिब्रियम रीच हुआ, अभी ये तो टॉपिक इक्विलिब्रियम का ही है ना, केमिकल बोलो बा आयनिक बोलो, वो रिएक्शन होते होते जब तक वो इक्विलिब्रियम में टच नहीं होगा, तब तक हम लोग बोल नहीं सकते। इसका मतलब टोटल फंडा है इक्विलिब्रियम का। अब इक्विलिब्रियम में क्या हुआ कि जो ए बी है वो डिसोसिएट हो गया दो में, ए प्लस और बी माइनस में। अब तुम इधर आ जाओ, इधर देखो, आप बोलोगे सर ये सी वन माइनस अल्फा कैसे आया, ठीक है, अब मैं इधर लिख के समझा रहा हूं। मान के चलो कि ये सी था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सी था ना, इसका ए बी का समझ रहे हो ना, सी था ना, ओके। अभी अभी इक्विलिब्रियम में अल्फा आयनाइज हो गया, अल्फा सोचो, अल्फा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन सबका अल्फा हो गया, सोचो आप, अल्फा जो है वो आयनाइज हो गया। तो अगर अल्फा आयनाइज हो गया तो मैं ये बोल सकता हूं जो कॉन्सेंट्रेशन सी है तो सी अल्फा चला गया, जो सी अल्फा है ए बी से, जो सी अल्फा है वो चला गया, तो मैं यहां लिख सकता हूं माइनस सी अल्फा, देखो ये लिख सकता हूं। और वही सी अल्फा चला गया ए में, ए प्लस में जो एक आयनाइज हुआ था, और एक बी नेगेटिव में, मतलब बी एनायन में, वही सी अल्फा चला गया। तो अभी ये देखो, यहां फिर आ जाओ, यहां पर फिर आ जाओ, यहां पर फिर आ जाओ, जो सी माइनस सी अल्फा हुआ जो ए बी में है, तो यहां पर लोग क्या किया है, सी को निकाल दिया है, सी को माइनस कर दिया, तो ये हो गया। अगर मैं ये सी को निकाल देता हूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको इसको यहाँ का देखो, यहाँ का इसको मैं लिख सकता हूं कि सी ब्रैकेट वन माइनस अल्फा, हाँ लिख सकता हूं, यही है इधर। तो हम लोग क्या बोल सकता हूं कि ये जो इक्विलिब्रियम में जब रीच हुआ, ये लोग रीच होने के बाद जो ए बी का कॉन्सेंट्रेशन है वो हो गया सी, वो क्या हो गया, सी बाहर में वन माइनस अल्फा, जो अभी आपको समझाए कि सी माइनस अल्फा, जो चेंज हुआ था माइनस सी अल्फा हुआ था, वो माइनस सी अल्फा सी से नेगेटिव हो गया, तो इको में खाली रीअरेंज कर दिए, सी को बाहर निकाल दिए, वन माइनस अल्फा। और इसमें ए प्लस में जो आयनाइज हुआ था उसमें सी अल्फा गया, और बी आयनाइज में सी अल्फा गया, ठीक है, तो समझो। अब मैं क्या करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में, अब मैं करूंगा आयोनाइजेशन कांस्टेंट, लॉ ऑफ मास एक्शन। आप पढ़े होंगे केमिकल इक्विलिब्रियम में, मैं पढ़ाऊंगा केमिकल इक्विलिब्रियम, मैं भी पढ़ाऊंगा केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलते हैं कि एट इक्विलिब्रियम आयोनाइजेशन कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फिर से बोल रहा हूं, केमिकल इक्विलिब्रियम में बा लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या बोलते हैं कि कोई भी, जब दुनिया में, तो हर चीज दुनिया में रिएक्शन हो रहे हैं, हो ही रहे हैं, आपको देख रहा है, आपको दिख नहीं रहा है, सब कुछ रिवीजन हो रहा है, सब कुछ रिएक्शन हो रहे हैं। बोलते हैं जो रिएक्शन होते हैं, और अगर इक्विलिब्रियम में रीच हो गया कोई भी रिएक्शन, तो लॉ ऑफ मास एक्शन का अकॉर्डिंग टू, अगर मैं कॉन्स्टेंट, ये कांस्टेंट मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और आयोनाइजेशन कांस्टेंट, हम लोग क्या लिख सकता हूं कि K इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसमें देखो वही है, K इक्वल टू लिखा, A प्लस और B माइनस, सबका कॉन्सेंट्रेशन ब्रैकेट, हम लोग थर्ड ब्रैकेट यूज करता हूं कॉन्सेंट्रेशन के लिए, हम लोग थर्ड ब्रैकेट यूज करता हूं, बाय AB रिएक्टेंट का। अब नेक्स्ट में क्या है कि हमको पीछे का स्लाइड में तुम जाना, वीडियो को पोस्ट करके बैक करके, ए का प्लस देखो सी अल्फा होगा कॉन्सेंट्रेशन, बी में भी सी अल्फा होगा, बाय ए बी का सी
1 माइनस अल्फा होगा, वही है। फिर से रिकॉल कर रहा हूं, इसमें पहले सी था ए बी, वो डिसोसिएट हो गया ए प्लस बी प्लस में। इनिशियली सी था, इनिशियली ए बी सी था, ए और बी आयनाइज हुआ नहीं, 0 0। एट इक्विलिब्रियम में माइनस सी अल्फा चला गया ए बी से, मतलब वो आयनाइज हो गया। तो सिमिलरली ए बी बना सी अल्फा, बी बी बना सी अल्फा, और ए बी में क्या रहा, सी माइनस सी अल्फा रहा ना। तो उसी को अरेंज कर दिए, सी को निकाल दिए, 1 माइनस अल्फा हुआ। तो उसी में के को हम लोग लिख दिए सी अल्फा एंड सी 1 माइनस अल्फा। तो वो कट गया। कैसे कट गया, सिंपल मैथमेटिकल है। देखिए आप भी काट सकते हो, आप काटो, यहाँ का एक सी काट दिए, यहाँ का एक सी काट दिए, तो हो गया ना सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। यही है ओस्टोअल डाइल्यूशन, यही है ओस्टोअल डाइल्यूशन। अब इसका ऊपर जो न्यूमेरिकल आते हैं, ये आते हैं कभी कभी पूछते हैं। कैसे पूछते हैं, डायरेक्ट नहीं बोल देंगे। एक्चुअली क्या है कि डायरेक्ट ओस्टोअल जो सिलेबस में है, डायरेक्ट ओस्टोअल डाइल्यूशन नहीं बोले हैं, वो लोग बोलती हैं आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ये आयनाइजेशन के अंदर में आता है, आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अल्फा। और अल्फा का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो ओस्टोअल डाइल्यूशन। ये नेक्स्ट जो मेरा नेक्स्ट क्लास है, वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसको कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में, कि इसका न्यूमेरिकल क्या है, इसका ये क्या है, क्या बोले उसको, मल्टीपल चॉइस क्या है। तो आप लोग को अगर सिमिलर टाइप ऑफ वीडियो चाहिए, मैं तो करूंगा, मैं तो बनाऊंगा। तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल एक्चुअली। और आप लोग हमारा ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो ऑफलाइन क्लासेस में हम लोग नोट भी लिखाते हैं और ज़्यादा न्यूमेरिकल कराते हैं। चलो आज के लिए इतना ही। ठीक से रहना, सब हार्ड वर्क करो, पढ़ाई करो, और मेरा नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो। बहुत मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, आप ही कर सकते हैं। और आपको ही मेडिकल मिलेगा, जेई मिलेगा, आईआईटी में मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। ओके।